चलिए देखा जाए। 3D में पहला लाइन के इक्वेशन पढ़ लिए थे। ठीक है, रेखा का समीकरण 1 नंबर पढ़े थे कि एक बिंदु से होकर जाने वाले और वेक्टर बी के समानांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, ये पढ़ लिया ना। तो अब हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, पहले उस पर एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ठीक है, वो देखते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। ये बोल रहा है क्वेश्चन, लिख देना है पहले। क्वेश्चन है बिंदु 5,2,-4, 5,2,-4 से जाने वाली तथा सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप के समानांतर रेखा का सदिश तथा कार्तीय समीकरणों को ज्ञात कीजिए। सदिश तथा कार्तीय समीकरणों को ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। देखो पॉइंट इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passes through the point 5,2,-4 and parallel to the vector 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। ठीक है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, दोनों बोल सकते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा बुक से। एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point 5,2,-4 and parallel to the vector 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। ये देखो, ये वाला जो वेक्टर है ना, इसके पैरेलल है और इससे पास कर रहा है। तो जिससे पास करता है वो क्या होता है, वेक्टर ए होता है। अरे बोलो, जिससे पास करता है। देखो लाइन का इक्वेशन वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी होता है। तो जिससे पास करता है वो वेक्टर ए है। तो ये वेक्टर ए है, यानी वेक्टर ए इक्वल टू कितना है, 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। सिंपल सी बात है, जिससे पास करता है वो वेक्टर ए होता है। ठीक है, और जिसके समानांतर है यानी जिसके पैरेलल है वो वेक्टर बी होगा। तो वेक्टर बी कितना है, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। अब हमको पता है समीकरण क्या होता है, तो रेखा का समीकरण। इसलिए रेखा का समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ द लाइन, रेखा का सदिश समीकरण क्या हो जाएगा, सदिश समीकरण वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है, हाँ, रेखा का सदिश समीकरण होता है वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, ये होता है। तब वेक्टर आर जो है इक्वल टू वेक्टर ए का मान रख दीजिए 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, अब प्लस लेमडा वेक्टर बी का मान रख दीजिए 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। हो गया, सिंपल हो गया कि नहीं। तो ये हो गया वेक्टर इक्वेशन। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, अब कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है। क्या लिखना है, कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, यानी कार्तीय समीकरण। तो रेखा का कार्तीय समीकरण देखो, सिंपल सी बात है। हम तुम लोग को बोले इसी को कार्तीय में बदल दो। कार्तीय में कैसे बदलेंगे, वेक्टर आर हो जाता है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। हो गया बस। पॉइंट पी जो हो x, y, z लेते थे, तो तुमको कार्तीय में बदलना है। तो लिख दो यहाँ पर कि माना वेक्टर आर बराबर क्या, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। और वेक्टर आर को हम xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप रख देंगे तो किस में बदल जाएगा, कार्तीय में बदल जाएगा। चलो इधर ले जाओ, यानी कार्टेशियन इक्वेशन में बदल जाएगा। ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा, रखो। वेक्टर आर के जगह पर क्या रखेंगे, xi कैप प्लस
वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप, अब प्लस लेमडा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप। होगा कि नहीं होगा? सिंपल सी बात है। अब बताओ इधर घटा दो, तो +5 इधर आएगा तो -5, तो x माइनस 5 आई कैप होगा, अब प्लस y माइनस 2 जे कैप होगा, अब प्लस जेड है यहाँ माइनस माइनस +4, तो जेड प्लस 4 के कैप होगा इक्वल टू 3 लेमडा आई कैप प्लस 2 लेमडा जे कैप माइनस 8 लेमडा के कैप। ये हो गया। अब तो दोनों तरफ गुणांकों को बराबर करो, दोनों तरफ कोफिशिएंट को इक्वल कर लो। तो कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे तो इधर आई कैप का कोफिशिएंट x माइनस 5 है, ठीक है, इधर आई कैप का कोफिशिएंट कितना है 3 लेमडा। दोनों तरफ गुणांकों को बराबर करने पर अनइक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप, मतलब आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट को इक्वल करने पर, तो आई कैप का कोफिशिएंट x माइनस 5 है, आई कैप का कोफिशिएंट कितना है 3 लेमडा है, तो ये हो गया x माइनस 5 बटा 3 इक्वल टू लेमडा, जे कैप का कोफिशिएंट y माइनस 2 इक्वल टू 2 लेमडा होगा, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 बाई 2 इक्वल टू लेमडा, और यहाँ पर के कैप का कोफिशिएंट जेड प्लस 4, के कैप का कोफिशिएंट है जेड प्लस 4 इक्वल टू -8 लेमडा, तो ये हो जाएगा जेड प्लस 4 बाई -8 इक्वल टू लेमडा। इसलिए रेखा का कार्तीय समीकरण क्या हो गया? इसलिए कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, रेखा का कार्तीय समीकरण हो गया, बोलो है सबका RHS इक्वल है, तो LHS इक्वल कर दो, x माइनस 5 बटा 3 इक्वल टू y माइनस 2 बाई 2 इक्वल टू जेड प्लस 4 बाई -8। हो तो गया, कार्तीय समीकरण निकल, यानी कार्टेशियन इक्वेशन निकल गया। सिंपल है, निकल गया ना, ऐसे हो गया। अच्छा अब देखते हैं आगे। ये तो हो गया तुम्हारा मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चन, जो इक्वेशन पढ़े थे उस पर एक क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है जी? अब दूसरा इक्वेशन क्या होता है? रेखा का एक समीकरण पढ़ लिए, दूसरा समीकरण पढ़ता है। देखिए दूसरा समीकरण है, जैसे दूसरा नंबर, दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण। इसमें क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, ऐसे मतलब दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण, ये है, दो बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण, यानी इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, दो दिए गए बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण। चलिए लिखते हैं, मतलब दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हम लोग कैसे लिखेंगे इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए 2 मार्क्स में पहला जो भी क्वेश्चन था ना, पहला जो इक्वेशन पढ़े हैं वो भी कितना मार्क्स में पूछा जाएगा जी? 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है। ये भी 2 मार्क्स में पूछा जाएगा कि दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण लिखे, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं कैसे लिखते हैं, इसको समझते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बनाओ। चलो देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बना दिए। समझना बात को ध्यान से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बना रहे हैं। यहाँ पर ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस।
ठीक है। तो एक रेखा है, दो बिंदु से पास कर रहा है, तो एक रेखा ले लेते हैं हम जो दो बिंदु से होकर जा रहा है। यहाँ पर एक रेखा दो बिंदु से होकर जा रहा है। ठीक है, दो बिंदु से होकर जाने का मतलब यहाँ पे दो पॉइंट जो है वो कौन कौन है, देखो दो पॉइंट से होकर जा रहा है। एक पॉइंट ए यहाँ पर है और एक पॉइंट बी यहाँ पर है। एक रेखा दो बिंदु से होकर जा रहा है, दोनों दो, देखो अभी भी हम लोग 3D में इक्वेशन लिखते हैं ना स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि उसमें वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं और कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं, मतलब सदिश रूप में और कार्तीय रूप में। तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो स्थिति सदिश दिया रहता है, जैसे दो बिंदु से पास कर रहा है तो दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण लिखना है, यानी दोनों बिंदु का स्थिति सदिश जरूर दिया रहेगा, यानी दोनों पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर जरूर दिया रह जाएगा। तो पॉइंट ए का कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, पॉइंट बी का भी कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, तो कुछ दिया रहता है पोजीशन वेक्टर ऑलवेज। ठीक है, तो हम यहाँ पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, इसको मिला दो। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर बी का स्थिति सदिश, दोनों का स्थिति सदिश दिया रहेगा। तो देखो ध्यान से सुनना, यानी दोनों का स्थिति सदिश दिया रहेगा। तो देखो ये बिंदु ए का स्थिति सदिश वेक्टर ए दिया है, अब बी का स्थिति सदिश वेक्टर बी दिया है। ये मान लो दो बिंदु से होकर जाना जा रहा है तो दोनों का स्थिति सदिश दिया रहेगा ना जी, दोनों पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा। चलो अब ध्यान से सुनो, अब बोल रहा है कि इस लाइन का इक्वेशन लिखिए। तो कभी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए अपने तरफ से एक पॉइंट लेते हैं, पता है ना, पहला वाला में ही बताए हैं। कभी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए अपने तरफ से एक पॉइंट लेते हैं, या वो पॉइंट हम लोग कहाँ ले लिए, यहाँ पर, यहाँ पॉइंट पी ले लो, यहाँ पर हम पॉइंट पी ले लेते हैं। ठीक है, और पॉइंट पी हम इससे इसको मिला देते हैं, तो मिला दो। ठीक है, ये पॉइंट पी, और पॉइंट पी का स्थिति सदिश हम लोग क्या लेते हैं बताओ, पॉइंट पी का स्थिति सदिश ऑलवेज हम लोग क्या लेते हैं, इसका स्थिति सदिश लेते हैं वेक्टर आर अपने से। अब इसका इक्वेशन हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसका इक्वेशन, तो देखो इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देख रहे हैं कि तीनों बिंदुओं के क्या है, संरेख है, तीनों पॉइंट्स क्या हैं, संरेख हैं, तीनों पॉइंट्स क्या है जी, संरेख हैं। ऑल यहाँ पर गिवन 3 पॉइंट्स ए पी बी आर कोलिनियर है कि नहीं, ए पी बी क्या है, संरेख है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए पी बी क्या है, संरेख हैं, कोलिनियर है। ठीक है, ए पी बी क्या है, संरेख है, यानी कोलिनियर है, मतलब एक ही रेखा पर है, एक ही लाइन पर प्रेजेंट है, एक ही लाइन पर प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है बात। अब देखो, तो जब एक ही लाइन पर प्रेजेंट है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जब एक ही लाइन पर प्रेजेंट होगा तो एकदम सिंपल सी बात है, इसको लिखेंगे कि कंडीशन, तो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जब संरेख होते हैं या समानांतर होते हैं तो वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी होता है कि नहीं होता है। अरे इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर और पैरेलल देन वेक्टर ए इक्वल टू क्या होता है, लेमडा वेक्टर बी, ये कंडीशन होता है। तो ये दोनों देखो वेक्टर ए पी, ठीक है, इसलिए वेक्टर ए पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लेमडा वेक्टर ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, वेक्टर ए पी इक्वल टू लेमडा वेक्टर ए बी। ठीक है, ए पी बी कोलिनियर है तो वेक्टर ए पी इक्वल टू लेमडा वेक्टर पी बी भी लिख सकते हैं। आप वेक्टर पी बी इक्वल टू लेमडा वेक्टर ए बी भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, उस फॉर्म में होगा जरूर। तो वेक्टर ए पी इक्वल टू लेमडा वेक्टर ए बी लिख दिए। ठीक है, संरेखा है तो वेक्टर ए पी को क्या लिखोगे, वेक्टर ओ पी माइनस वेक्टर ओ ए आई इक्वल टू लेमडा, वेक्टर ए बी को क्या लिखेंगे, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए लिखेंगे ना। तो ये हो गया आपका वेक्टर ओ पी क्या है, पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर है, वेक्टर ओ ए पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है ना। तो लेमडा वेक्टर ओ बी कितना है, वेक्टर बी है, अब वेक्टर ओ ए कितना है, वेक्टर ए है। तो ये हो गया आपका वेक्टर आर इक्वल टू माइनस वेक्टर ए इधर आएगा तो प्लस वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हो गया। यही तो है, आप याद रख सकते हैं। ये आपका इक्वेशन आ गया, दो पॉइंट से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हो गया। बोलिए, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ऐसे हम लोग इक्वेशन
लिख सकते हैं। ये इक्वेशन हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में। ये कौन सा फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म। अब देखिए हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में बदलना है। किस फॉर्म में बदलना है? कार्टेशियन फॉर्म में। तो एक तो वेक्टर इक्वेशन लिख लिए, दूसरा हम लोग को अब कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है। तो कार्टेशियन इक्वेशन इक्वल कैसे लिखते हैं? कार्टेशियन इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। कार्टेशियन अगर इक्वेशन लिखना है तो हमको जो पॉइंट लेना है, पॉइंट ए, ये लेना पड़ेगा x1 y1 z1। अब पॉइंट बी जो लेना पड़ेगा, ये क्या लेना पड़ेगा? x2 y2 z2। अब पॉइंट पी जो अपने से लिए हैं वो क्या लेना पड़ेगा? x y x कॉमा y कॉमा z, x कॉमा y कॉमा x कॉमा y कॉमा z। हो गया। तो वेक्टर ए क्या हो गया बताइए? अगर कार्टेशियन फॉर्म लिखना है, कार्टेशियन फॉर्म यानी कार्तीय रूप, क्या बोलते हैं? कार्तीय रूप। तो वेक्टर ए क्या हो जाएगा बताइए? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अब वेक्टर बी क्या हो जाएगा बताइए? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा ये बताइए, अब वेक्टर आर क्या हो गया? x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ये तीनों लिख लिए। अब इसमें पुट कर दीजिए, कार्टेशियन में बदल जाएगा। तो वेक्टर आर की जगह पर क्या लिखे बताइए? वेक्टर आर की जगह पर, इसलिए वेक्टर आर की जगह पर लिख दीजिए x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप इक्वल टू, वेक्टर ए की जगह पर लिखिए क्या? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप लिख दिए। अब प्लस लेमडा, इसमें क्या लिखना है? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो बी में से ए को घटा के लिख दो, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप लिख दिए। समझ में आ रहा है बात? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। अब इसको इधर भेजो, भेजिएगा ना इधर। तो x माइनस x1 आई कैप कॉमन ले लीजिएगा। y माइनस y1, y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप इक्वल टू, इधर क्या बच गया? अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो लेमडा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस लेमडा y2 माइनस y1 जे कैप प्लस लेमडा z2 माइनस z1 के कैप। दोनों तरफ गुणांकों को बराबर करने पर, आई कैप जे कैप के कैप का गुणांक बराबर करो, यानी दोनों तरफ कोफिशिएंट को इक्वल करने पर, कोफिशिएंट इक्वल करो। तो आई कैप का कोफिशिएंट कितना है? x माइनस x1। उधर आई कैप का कोफिशिएंट कितना है? लेमडा x2 माइनस x1। ये हो जाएगा आपका x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू लेमडा। ये है y माइनस y1 इक्वल टू लेमडा y2 माइनस y1, है कि नहीं है? ये हो जाएगा y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू लेमडा। अब फिर इसमें z के कैप का कोफिशिएंट z माइनस z1 इक्वल टू लेमडा लेमडा z2 माइनस z1। ये हो जाएगा z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1 इक्वल टू लेमडा। एकदम सिंपल सी बात है। देखो सबका एलएचएस बराबर है, मतलब एलएचएस इक्वल है, देयरफॉर आरएचएस इक्वल होगा। तो x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ a straight line passing through two given points x1 y1 z1 and x2 y2 z2। यह उस रेखा का समीकरण है जो दो बिंदुओं से होकर पास कर रहा है, x1 y1 z1 और x2 y2 z2। ठीक है, तो क्या हो जाता है? x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1, z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। ये हो गया आपका, ये वेक्टर इक्वेशन हो गया और ये कार्टेशियन इक्वेशन हो गया, यानी सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण दोनों लिख लिए। समझ में आया? चलिए, तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया है, इसको कर लेते हैं। ठीक है,
ये हो गया। चलिए देखते हैं इस पर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन क्या है देखा जाए। क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन जो है लिखा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। पॉइंट्स दिया है, पॉइंट्स एगो दिया है, देखो 2 पॉइंट से पास कर रहा है। एगो पॉइंट ए दिया है, ये दिया है -102, और जो दूसरा पॉइंट दिया है वो पॉइंट बी है, और पॉइंट बी दिया हुआ है कितना 346। अब बोल रहा है कि इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाले लाइन का वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन दोनों लिखिए। वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन दोनों लिखिए। तो वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन दोनों लिख के दिखाते हैं, देखो। अच्छा, एक चीज इसमें समझो, यहाँ जो क्वेश्चन किए हैं हम लोग, यहाँ इसको हम लोग किस में बदल लिए हैं, इसको कार्तीय में बदल लिए हैं। वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, मतलब कार्टेशियन में बदल लिए हैं वेक्टर आर का वैल्यू रख के। हम यहीं से कार्टेशियन इक्वेशन लिख सकते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता था फॉर्मूला, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। तो एक्स माइनस एक्स वन कितना 5, और जिसके पैरेलल है ये कितना है 3 है, इक्वल टू वाई माइनस वाई वन, तो वाई वन कितना है 2। नीचे डायरेक्शन रेशियो रखना होता है, तो भाई 3 2 -8 क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, मतलब दी का अनुपात है। तो वाई माइनस वाई वन कितना है 2, अब भाई बी कितना है 2, और जेड माइनस जेड वन कितना है -4, तो माइनस माइनस +4। अब सी कितना है डायरेक्शन रेशियो में -8 हो गया। तो कार्टेशियन इक्वेशन यहीं से डायरेक्ट लिख सकते थे। ठीक है, हम लोग लिख सकते थे ना, क्योंकि हाई वेक्टर ए है तो हाई वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी का डायरेक्शन रेशियो कितना है 3 2 -8। देखो आगे, अब आगे बढ़ते हैं। ये -102 है और 346 है। दो बिंदु से होकर जाने वाला रेखा का वेक्टर इक्वेशन भी लिखना है और कार्टेशियन इक्वेशन भी लिखता है। तो चलो वेक्टर इक्वेशन पहले लिखते हैं। तो वेक्टर इक्वेशन लिखने के लिए ये क्या है, तो एक तो वेक्टर ए दिया रहेगा, ये क्या है वेक्टर ए। तो वेक्टर ए कितना है -i कैप और -1 i कैप और +0 j कैप, बोलो, और +2 k कैप। और 0 नहीं हो लिखते तो कोई दिक्कत थोड़े ना है। अब वेक्टर बी कितना हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, यही ना है। अच्छा, अब बताओ इक्वेशन कितना होता है, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का वेक्टर इक्वेशन कितना होता है। तो वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर यानी सदिश समीकरण, वेक्टर इक्वेशन कितना होता है, वेक्टर इक्वेशन होता है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, यही ना होता है। चलिए देखिए, तो वेक्टर आर जो है हो जाएगा, वेक्टर ए लिखिए यहाँ पर -i कैप, 0 जे कैप लिखने का कोई जरूरत नहीं है, +2k कैप प्लस लेमडा। अब वेक्टर बी में से वेक्टर ए घटा के लिख दीजिए, तो 3i माइनस माइनस आई यानी 4i हो जाएगा। अरे 3i माइनस माइनस आई तो प्लस ना हो जाएगा, 3i प्लस आई यानी 4i। अब 4j माइनस 0j, तब 4j ही बचेगा, और 6j माइनस 2k प्लस 4k क्या बच गया, हो गया। ये हो गया तुम्हारा कौन सा इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन हो गया। अगर हमको कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है तो कार्टेशियन इक्वेशन डायरेक्ट फॉर्मूला से ही लिख दो। कार्टेशियन इक्वेशन दो बिंदु से होकर जाने वाले, ये हो गया तुम्हारा x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2। तो कार्तीय समीकरण अगर लिखना है कार्टेशियन इक्वेशन यहीं से बदल सकते थे। वेक्टर आर की जगह पर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप रख देंगे, इसको इधर भेजेंगे और कोफिशिएंट इक्वल कर देंगे तो आ जाएगा। लेकिन हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना 2 नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 2 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यही सब क्वेश्चन रहेगा। दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण लिखिए, सदिश समीकरण लिखिए, कार्तीय समीकरण लिखिए, तो बस तुमको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, आराम से लिख सकते हो। चलो बताओ, अब कार्टेशियन इक्वेशन अगर करोगे, कार्टेशियन इक्वेशन, तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, एक्स माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई z2 माइनस
Z1 अब रख दो, x माइनस x1, x माइनस x1 कितना है -1, तो माइनस माइनस प्लस होना भाई x2 माइनस x1 यानी 3 में 3 माइनस माइनस 1 यानी प्लस है ना, इक्वल टू y माइनस y1, y माइनस y1, y1 कितना है 0। अब भाई y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 0 4, बोलो। और z माइनस z1, z1 2 है, हाँ भाई z2 माइनस z1 तो 6 माइनस 2 4 हो गया। अब 4 से सब में डिवाइड करो तो 4 कट जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, बोलो। समझ में आया बात, हो गया, ये कार्टेशियन इक्वेशन हो गया, समझ में आ गया। चलो एक इनसेट का एग्जाम्पल नंबर 8, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इसको देखा जाए। देखिए कार्टेशियन इक्वेशन जो बोल रहा है एनसीईआरटी का, ये एग्जाम्पल नंबर 8, ये एग्जाम्पल नंबर कितना था, एग्जाम्पल नंबर 7 था, एग्जाम्पल नंबर 7, ये एग्जाम्पल नंबर 7 था एक्चुअली। एग्जाम्पल नंबर 8 एनसीईआरटी का क्या कह रहा है, देखो एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि कार्टेशियन इक्वेशन दिया है x प्लस 3/2 इक्वल टू y माइनस 5/4 इक्वल टू y माइनस 5/4 इक्वल टू z प्लस 6/2, ये है, ये कार्टेशियन इक्वेशन दिया है, बोल रहे इसको वेक्टर इक्वेशन में लिखिए। सिंपल सी बात है, ए बच्चे लोग सुनो, कहने का मतलब है इस इसका लिखना हमको क्या, वेक्टर इक्वेशन लिखना है, कार्टेशियन इक्वेशन दिया है। सबसे पहले देखो एक बात, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में रहेगा ना तो ये इक्वेशन दिया रहेगा, तब बोलेगा कि बताइए ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो हम लोग पॉइंट जिससे पास कर रहा है, मतलब यह जो लाइन है, यह रेखा बिंदु किस बिंदु से पास कर रहा है, तो बिंदु +3 है तो -3 बोलना, -5 है तो +5 बोलना, और +6 है तो -6, मतलब यह रेखा बिंदु -3, 5, -6 से होकर जा रहा है, ठीक है, से होकर जा रहा है, यह रेखा बिंदु इतना से होकर इतना से होकर पास, यह रेखा बिंदु इतना से होकर पास कर रहा है, बोलो। अच्छा, अब उसका दिक् अनुपात कितना है, तो नीचे वाला दिक् अनुपात होता है, नीचे वाला क्या होता है दिक् अनुपात, तो यहाँ पर 2 4 2, जिसका दिक् अनुपात क्या है, दिक् अनुपात क्या है बोलो, दिक् अनुपात 2 4 2 है, इसलिए वेक्टर इक्वेशन सदिश समीकरण हो जाएगा, सदिश समीकरण वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, तब वेक्टर आर लिख दो इक्वल टू वेक्टर ए कौन जिसे पास कर रहा है, तो -3i कैप प्लस 5j कैप -6k कैप, अब प्लस लेमडा वेक्टर बी कितना है भाई 2 4 2, डायरेक्शन रेशियो ना है, दिक् अनुपात, क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, हो गया, लिख दिए। देखो इंग्लिश में कैसे बोलोगे, दिस लाइन passes through a point -3, -3, 5, -6, ठीक है, and whose direction ratio is 2, 4, 2, therefore vector equation is vector r equal to vector a plus lambda vector b, हो गया, लिख दो, पुट कर दो उसमें, हो गया। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ये सदिश समीकरण हो गया, यानी वेक्टर इक्वेशन हो गया। कहने का मतलब कि ये कार्टेशियन को वेक्टर में बदल दिए कि नहीं। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे सेट रहता है, ऐसे भी सेट रहता है, देखो अच्छा तुम लोग को लगेगा, तुमसे पूछेंगे बताना, ठीक है, 2 - x/3 इक्वल टू 2 - x/3 इक्वल टू y -4/7 इक्वल टू -z प्लस 3/2, ऐसे है। अब तुमसे पूछ रहे हैं कि बताओ यह किस बिंदु से पास कर रहा है और इसका डायरेक्शन रेशियो बताओ, तो बता सकते हो, कैसे बताओगे।
बोलो। देखिए सबसे पहले आप मतलब आप लोग समझ लीजिए, कहने का मतलब है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो देखा जाता है पहले कि एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो उसको 1 कीजिए। अगर एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो उसको 1 करना पड़ेगा। अब 1 कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर टू माइनस यहाँ पर मान लीजिए 3x लिख दिए, 2 - 3x। तो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट -1 है, 1 थोड़े ना है। कभी भी एक्स वाई जेड का गुणांक 1 होना चाहिए, तभी जाके हम बता सकते हैं कि वो किस बिंदु से पास कर रहा है और उसका डायरेक्शन रेशियो कितना है। तो हम लोग सबसे पहले एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 करने के लिए उतना से डिवाइड कर देते हैं। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ -3 है, तो -3 से ऊपर नीचे डिवाइड करो। पक्लोल -3 से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो -3x/3, तो -3 से डिवाइड करना है तो +x हो जाएगा। लोल 2/-3, -3 से डिवाइड करोगे तो +x ना बच जाएगा। अब -3 से डिवाइड करोगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 3/-3 -1। इसमें नहीं डिवाइड करना है, क्या है यहाँ 1 है, इसमें तो कुछ नहीं सोचना है। यहाँ जेड का कोफिशिएंट -1 है तो -1 से डिवाइड करो, -z/-1 + 3/-1। अब भाई यहाँ पर नीचे कितना था 2 ना, तो 2/-1, -1 से डिवाइड किए ऊपर नीचे, क्या है क्योंकि यहाँ पर जेड का कोफिशिएंट -1 है। समझ में आ रहा है, यहाँ -3 से क्या डिवाइड किए हैं क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट -3 है, तो एक्स के कोफिशिएंट से ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है। तो बताओ क्या हो गया, ये हो गया x -2/3 y -1, ये कितना हो गया y -4/7, और ये कितना हो गया, तो माइनस माइनस प्लस ना हो गया ही, तो z -3/2 हो गया। तो हम बोल सकते हैं या किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो -2/3 है तो +2/3 बोलो, -4 है तो +4 बोलो, -3 है तो +3, यानी बिंदु निकल गया जिससे पास कर रहा है। अब इसका डायरेक्शन रेशियो कितना है, तो -1 7 -2, डायरेक्शन रेशियो कितना है -1 7 -2। ऐसे नहीं बोल सकते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले बात गलत यही होता है, क्वेश्चन में पूछ देगा तो उसमें एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 नहीं करेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो आप सोचेंगे कि अरे सर ऐसे बताए हैं बन जाएगा, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हमेशा एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए जी, 1 होना चाहिए। एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट जब तक 1 नहीं होगा तब तक डायरेक्शन रेशियो नहीं बता सकते, और नहीं क्या बोलिए, ना तो डायरेक्शन रेशियो बता सकते हैं और नहीं किस पॉइंट से पास कर रही है बता सकते हैं। तो पहले उसका क्या करते हैं हम लोग, पहला काम क्या होता है, हाँ एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 करना है डिवाइड करके। अब है एंगल बिटवीन टू लाइन्स, हम लोग कंसेप्ट क्या पढ़ना अभी, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। चलिए देखते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो रेखाओं के बीच का कोण। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स एंड दो रेखाओं के बीच के कोण। दो रेखा दो रेखाओं के बीच बना कोण। दो रेखाओं के बीच बना कोण, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। सिंपल सी बात है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस खींचते हैं, दो रेखा के बीच का कोण निकालना चाहते हैं, तो एक्स एक्सिस ले लेंगे और वाई एक्सिस ले लेंगे, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस पहले ले लेते हैं। देखिए बात मत, इसमें देखिए क्या है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस। हम लोग को दो रेखा के बीच का कोण निकालना है, क्या निकालना है, दो रेखा के बीच का कोण। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ना दो लाइन लेते हैं, दो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, दो स्ट्रेट लाइन,
एक लाइन हम यहाँ ले लेते हैं, ये लाइन है एक, समझिए, ये दो लाइन हम लोग, एक लाइन ये हो गया और दूसरा लाइन एक ले लेते हैं, ये मान लीजिए ये दूसरा लाइन है, ठीक है, ये दूसरा लाइन है, ये दो लाइन है, ठीक है। इन पहला लाइन का इक्वेशन जो दिया है, पहला लाइन का इक्वेशन दिया है, पहला लाइन जो अगर हम लोग लेते हैं, ये लाइन है, इसका इक्वेशन दिया है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लेमडा वेक्टर b1, समझिए। पहला लाइन का इक्वेशन कितना, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लेमडा वेक्टर b1, और दूसरा लाइन जो है इसका इक्वेशन है, दूसरा लाइन L2, इसका इक्वेशन है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2। लाइन में है, यहाँ लेमडा है तो हम म्यू लिख देते हैं, दो लाइन अलग अलग है। वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लेमडा वेक्टर b1 और वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2, ये दो लाइन का इक्वेशन है, दो रेखाओं का समीकरण है, ठीक है, दोनों का वेक्टर इक्वेशन है। हम लोग को निकालना है दोनों के बीच का कोण, क्या निकालना है, ये दोनों के बीच का कोण निकालना है थीटा। जब हई थीटा निकल जाएगा तो 180 में से थीटा घटाएंगे तो ये भी तो निकल जाएगा। तो ये थीटा कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले देखो, पहला जो लाइन है वो किससे पास कर रहा है, a1 से पास कर रहा है, b1 के पैरेलल है। पहला जो लाइन है वो वेक्टर a1 से पास कर रहा है और वेक्टर b1 के पैरेलल है, तो ये लाइन किसके पैरेलल है जी, वेक्टर b1 के, तो वेक्टर b1 इधर खींच दो, नहीं खींच सकते, ये वेक्टर b1 खींच लिया हम, क्या खींचे हैं, वेक्टर b1 किसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल हम वेक्टर b1 खींच लिए, खींच लिए ना, और इसको लिख देते हैं क्या है, वेक्टर b1, इसको क्या लिख देते हैं, ये क्या है जी, वेक्टर b1, ठीक है। अच्छा अब बताओ दूसरा लाइन किसके पैरेलल है, दूसरा लाइन किसके पैरेलल है, पहला लाइन वेक्टर b1 के पैरेलल है, दूसरा लाइन किसके पैरेलल है, वेक्टर, पहला लाइन वेक्टर b1 के पैरेलल, दूसरा लाइन वेक्टर b2 के पैरेलल है, वेक्टर b2 के, तो ये जो लाइन है वो वेक्टर b2 के पैरेलल है। चलो दूसरा लाइन वेक्टर b2 के पैरेलल है, ये लाइन वेक्टर b2 के पैरेलल है, तो इसके पैरेलल वेक्टर b2 खींच देते हैं, इसके पैरेलल वेक्टर b2, तो इसके पैरेलल वेक्टर b2 खींच लेते हैं इससे, चलो इसके सेम इसके पैरेलल खींच दिए, बोलिए, ये क्या खींच लिए, वेक्टर, इसके पैरेलल हो गया ना, ये इसके पैरेलल हो गया, तो वेक्टर b1 भी खींच लिए और वेक्टर b2 भी खींच लिए। अब ये बताइए, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा इसमें भी वही एंगल बनेगा, सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल है। ये दोनों, इसके पैरेलल ये और इसके पैरेलल ये, तो जो यहाँ एंगल बनेगा सेम वही वहाँ एंगल बनेगा। तो दो लाइन के बीच का अगर हमको एंगल निकालना है तो क्या जरूरी है, दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालें, इन दोनों के बीच का, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल नहीं निकाल देंगे, तो दो वेक्टर b1 और वेक्टर b2 के बीच का एंगल निकाल देंगे तो लाइन के बीच का एंगल निकल जाएगा। तो चलिए हम दोनों में डॉट प्रोडक्ट कराते हैं, वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2, वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2, तो वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर b1 मॉड वेक्टर b2 cos थीटा। तो ये हो गया आपका वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 बाई मॉड वेक्टर b1 मॉड वेक्टर b2 इक्वल टू cos थीटा, यानी फॉर्मूला आ गया आपका cos थीटा इक्वल टू वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 बाई मॉड वेक्टर b1 मॉड वेक्टर b2। ये दोनों लाइन के बीच का एंगल हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। थीटा इधर क्या हो जाएगा, थीटा कॉस इधर जाएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा ना, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 बाई मॉड वेक्टर b1 मॉड वेक्टर b2 हो गया। ये एंगल निकल जाएगा दोनों लाइन के बीच का, ये ठीक है, ये वेक्टर फॉर्मूला आ गया, वेक्टर फॉर्मूला आ गया ना। अब कार्टेशियन वाला में भी लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका कुछ कंसेप्ट यहाँ लिख दे। केस फर्स्ट, देखो केस फर्स्ट, इफ
L1 इज पैरेलल टू L2। यदि रेखा L1 रेखा L2 के समानांतर हो देन, तो बताओ जब ये रेखा दोनों समानांतर होगा तो ये वेक्टर भी दोनों समानांतर होगा। देन वेक्टर B1 इज पैरेलल टू वेक्टर B2। बोलो, आज जब वेक्टर B1 और वेक्टर B2 पैरेलल होंगे तो वेक्टर B1 इक्वल टू कंडीशन क्या होगा, लेमडा वेक्टर B2 हो गया। पहला कंडीशन निकल गया। बोलो, निकल नहीं गया जी? सिंपल सी बात है, हाई कंडीशन याद रखिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस लेमडा वेक्टर B1 और वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस म्यू वेक्टर B2, ये दोनों पैरेलल हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो कंडीशन लिखिए, तो क्या लिखिएगा, वेक्टर B1 इक्वल टू लेमडा वेक्टर B2। सिंपल सी बात है, ये कंडीशन हो गया। केस सेकेंड, अब क्या लिखना है, केस सेकेंड, इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 देन, यदि दोनों रेखा एक दूसरे पर लंब हो, देन जब लंब होंगे तो जब ये दोनों लंब होंगे तो ये दोनों भी लंब होंगे। देन तो वेक्टर B1 जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू वेक्टर B2। और दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन ये भी आता है ऑब्जेक्टिव में, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो कंडीशन बताइए, ये दोनों लाइन क्या परपेंडिकुलर है तो कंडीशन बताइए। तो दोनों कंडीशन लिख दिए, ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में। सिंपल है ना, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। देखो तो, अब देखो, अगर ये तो हो गया आपका कंडीशन, अगर कार्टेशियन इक्वेशन रहे, दोनों कार्टेशियन इक्वेशन अगर बदला जाए, अगर लाइन का इक्वेशन, तो अगर पहला लाइन जो है ये तो हो गया, मतलब यहाँ तक हम लोग समझ गए। अगर L1 जो इक्वेशन हो जाए x माइनस x1 बाई A1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई B1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई C1, L2 जो है ये हो जाए x माइनस x2 बाई A2, L2 जो लाइन है इक्वल टू y माइनस y2 बाई B2 इक्वल टू z माइनस z2 बाई C2। अगर ये दोनों लाइन हो, कार्टेशियन फॉर्म में लाइन है ना, ये किस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में। अब पूछा जाए कि इसके बीच का एंगल निकालिए, इसके बीच का एंगल निकालिए। तो हाई किससे पास कर रहा है, x1 y1 z1 से पास कर रहा है। तो पास करने वाला से इसमें कहाँ मतलब था, हमको B1 और B2 से मतलब था, वेक्टर B1 और वेक्टर B2। तो इसमें पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, A1 B1 C1, और दूसरा लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, A2 B2 C2। बोलो, तो वेक्टर B1 हो जाएगा A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप, यानी वेक्टर B1 इसमें क्या हो जाएगा, A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप। सिंपल सी बात है। इसका वेक्टर B2 क्या होगा, जिसके पैरेलल है, वेक्टर B2 क्या हो जाएगा, A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप। हो गया। अच्छा ये बताइए, दोनों वेक्टर हो गया, तो cos थीटा फॉर्मूला क्या है, cos थीटा लगा दीजिए। तो cos थीटा क्या है, वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 बाई मॉड वेक्टर B1 मॉड वेक्टर B2। अब रख दीजिए यहाँ पर फॉर्मूला में, वैल्यू रखिए। तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2, इन दोनों में डॉट प्रोडक्ट, तो A1 A2 प्लस B1 B2, ऐसे ही ना डॉट प्रोडक्ट करते हैं, यानी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अब बाई वेक्टर B1 का मॉड रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, अब वेक्टर B2 का मॉड रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ऐसे दोनों वेक्टर का मॉड हो गया कि नहीं हो गया, रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया थीटा, कॉस इधर जाएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा कि नहीं। तो कार्टेशियन फॉर्म में फॉर्मूला ये हो गया, कार्टेशियन फॉर्म में फॉर्मूला कौन हो गया जी, ये हो गया। अब केस फर्स्ट, इफ
L1 इज पैरेलल टू L2। अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं, अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो जब पैरेलल है तो कंडीशन क्या हो जाएगा? तो जब दोनों लाइन पैरेलल है तो कंडीशन क्या है? देन वेक्टर b1 इक्वल टू क्या था इसमें? वेक्टर b1 इक्वल टू लेमडा वेक्टर b2। जब दोनों लाइन पैरेलल है तो वेक्टर b1 पैरेलल होगा वेक्टर b2 के, बताइए। और जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो कंडीशन होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, यानी a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ये केस फर्स्ट हो गया। और केस सेकंड क्या हो जाएगा? इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 देन वेक्टर b1 और वेक्टर b2 क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है ना। तो जब दोनों परपेंडिकुलर तो वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 क्या होगा? 0। वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 0। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, यानी थीटा 90 हो जाएगा। तो 90 cos 90 0, तो हाँ नीचे वाला सब इधर जाके 0 हो जाएगा। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो हम ये निकाल दिए। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये दोनों लाइन पैरेलल है तो क्या कंडीशन होता है? तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन होता है? तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 हो गया। लेकिन इन सबको क्वेश्चन बनाने से पहले कार्टेशियन फॉर्म में ये ध्यान रखा जाता है कि एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखिएगा, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ये हो गया आप लोग का, मतलब एंगल तक हम पढ़ा दिए। अब इसको थोड़ा बदलेंगे, यहाँ L1 M1 Z1, L1 M1 N1 L2 M2 N2, ये नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में करेंगे।